Namaskar, or let us start with today's discussion. So, some brief has been already given by Anupama, and along with that, I would like to share with you all that we all understand that we are entering into the digitalization and globalization era. And the way things are working, the way systems are working and systems are changing, we all feel that, and we are feeling that every day. पिछले 2 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कोविड का, उस कोविड काल में भी हमको सबको पता चल गया कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो इम्पेरेटिव है और रहेगा, लेकिन उसके साथ हम अपने आप को कैसे बदलें और कैसे हमेशा अपने आप को तैयार रखें, ये हम सबको सोचना है। तो हम सब, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स एजुकेटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं सबके मन में ऐसा है कि जो हमने जो पुस्तकें पढ़ी, हमने जो कंटेंट पढ़ा अपने समय में, वही कंटेंट हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और अब आने वाली जो जनरेशन है, क्या वो भी वही कंटेंट पढ़ेगी, या हम इस बात पर विचार करेंगे कि जो आने वाले 25-30 साल का जो समय है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग प्लानिंग तो अभी इस समय नहीं की जा सकती, ये हमने सीख लिया है, पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही करें, 25-30 साल के लिए कम से कम जरूर अपने आप को तैयार रखें। तो उस संदर्भ में क्या मैथमेटिक्स एजुकेशन का जो अभी करंट प्रारूप है वही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज आना चाहिए, कंटेंट में चेंज की जरूरत है, पेडागोजी में जरूरत है, अप्रोच में जरूरत है, कहाँ किस तरह के सिस्टम्स में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, इस पर हम थोड़ा सा आजकल ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग का हिस्सा वो सब लोग जो मैथमेटिक्स से किसी ना किसी रूप में जुड़े हैं, और लगभग सभी लोग जुड़े हैं। तो हम हर फील्ड के लोगों को बुलाते हैं। आज इंसिडेंटली ऐसा है कि हमारे पास जो तीनों हमारे पैनलिस्ट हैं, कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, वो तीनों के तीनों मैथमेटिक्स टीचर्स रहे हैं, बहुत सीनियर लेवल पर रहे हैं, और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है लगभग सभी का। मुझे लगता है 25 से 30 इयर्स के बीच का एक्सपीरियंस जरूर है। तो आपके जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो जर्नी आपकी रही है, वो कैसी रही है, उसमें आपको क्या लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हम सब बात कर रहे थे लर्न, अनलर्न और रीलर्न। तो ये एक ऐसी चीज है, जब हम एजुकेशन की फील्ड में एंटर करते हैं, हमारी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, चाहे वो एज ए टीचर्स हो, चाहे वो एज ए प्रिंसिपल्स हो, ये सबको सिखाया जाता है कि एजुकेटेड आर दोज हु कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। पर मुझे लगता है जब अनलर्न करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज अनलर्न करनी है और कौन सी रिटेन करनी है, क्योंकि सब कुछ अनलर्न नहीं कर सकते। और जब रीलर्न की भी बात होती है, तो क्या चीज रीलर्न करने की जरूरत है, ये भी जो 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 रीलर्न कर रहे हैं, क्या वो रेलेवेंट भी है या नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मिस्टर विरमानी आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो अगले आने वाले 25 इयर्स हैं, उसमें किस तरह के चेंजेस आप विजुलाइज करते हो, चाहे, और वो हर फ्रंट पर, चाहे वो टेक्नोलॉजी फ्रंट है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज का फ्रंट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे सोशल फ्रंट है, चाहे वो नेशनल बाउंड्रीज हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, इन एवरी फ्रंट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू विजुलाइज, and what do you feel that in those context, what kind of changes we shall plan for the mathematics curriculum, which can make our future generations ready to face all sorts of challenges? जी मैम, NCF has very clearly articulated that there is only one goal of mathematical education, that is mathematization of child's thought process. Now, I mean, everything is evolving around this goal. Mathematization, like when we people started learning, when we started teaching, I'm talking of 1987 when I started teaching. At that point of time, our thought process was different. Teaching process altogether, it was different. And over the years, it has completely changed today. And next 25 years, which you have given us target,
lot more to do. This word mathematization, when we are talking of, it changes the entire aspect of mathematics. जो हम बच्चे को कहते हैं ना कि उसको लर्न करो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, वो खत्म हो गया मैम. Now with this terminology, that mathematization, I mean everything is purely changed. We need to change the process of thought of child. Unfortunate part is, I'm just quoting one recent example. One of the very good schools, they asked me to conduct interviews for their teachers. मैं वहां जब इंटरव्यू लेने के लिए गया तो मैंने उनसे बुक का सवाल कोई नहीं पूछा. जितने मेरे सवाल पूछे मैंने, वो सब मतलब इतने कॉमन क्वेश्चन पूछे. उस दिन के पेपर में एक एड था, तो वो उस एड को दिखाकर के मैंने एक टीचर को कहा, जो कैंडिडेट था वहां पर, मैंने कहा देखिए एक उसमें एड थी कि 2 सूप लो तो 1 फ्री. मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा कि भाई इज दिस प्रोपोजिशन बेटर और अनदर वन जिसमें ये लिखा था कि इवन इफ यू बाय वन दे प्रोवाइड यू 35% ऑफ. Nobody could answer that, which was a verbal question. Another example I asked him, it was again from the daily life. मैं जब बाहर जा रहा था तो वहां बाहर बोर्ड लगा था फ्लैट 50% ऑफ, और उसके नेक्स्ट शॉप पे लिखा हुआ था 30% प्लस 20%. These were the common questions I asked them. From which shop would you like to buy the stuff? And I asked one of this gentleman, मैंने कहा कि कोई हम चॉकलेट बॉल किसी को खाने को देते हैं, डायबिटिक पेशेंट है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं, आप 4 से जो है ना चॉकलेट बॉल्स 1 सेंटीमीटर वाली ले लो जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, डायबिटिक को विच वन दे शुड प्रेफर. मतलब you will be surprised that 50% of the answers which I received from those teacher candidates, they were not appropriate. जब उनके साथ मैंने इसका लॉजिक डिस्कस किया, अब यहाँ जो है ना, जब मैंने मैथमेटाइजेशन एक डिस्कस किया, एक थॉट प्रोसेस को डिस्कस किया है, मतलब वी नीड टू चेंज देयर बैंड ऑफ माइंड. नंबर 1, हम बच्चे को रेक्टेंगल का एरिया निकालना सिखा देते हैं, उसको वॉल्यूम सिखा देते हैं. जब हम उसको कहते हैं कि घर के अंदर कर्टन्स लगने हैं, इसमें कितना हमें कपड़ा चाहिए, या सोफा कवर बनाना है कितना कपड़ा चाहिए, वो हम एप्लीकेशन नहीं सिखाते. इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक वी हैव टोल्ड देम कि जब आप रेड लाइट से जंप करते हो, यहाँ रेड लाइट का क्या यूज है, ऑरेंज लाइट का क्या है, ग्रीन लाइट का यूज क्या है, बट वी हैव फेल्ड टू टीच देम टू फॉलो दोज रेड लाइट्स. अगर आप कहीं भी रेड लाइट पे खड़े होकर देखें, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स दे कमिट दिस फुलिशनेस, और इसलिए शायद एक्सीडेंट्स भी आ रहा होता है, उसका रिपरकशन जो है. सो इफ यू आस्क मी कि 25 इयर्स के बाद मैं मैथमेटिक्स को कहाँ देखना चाहता हूँ, आई वांट दिस टोटल प्रोसेस जो है ना, दैट हैज टू बी चेंज्ड एंड वी शुड कम बैक टू गुरुकुल सिस्टम. द एंटायर मैथमेटाइजेशन हैज टू बी डन लाइक इट यूज्ड टू बी इन गुरुकुल्स. मतलब गुरुकुल सिस्टम में ना पता नहीं, मतलब मुझे ये नहीं तो रट लें क्या वो लोग. हाँ जी, गुरुकुल में तो ओरल सिस्टम था और लोग गुरु उनको श्लोक सिखाता था और बच्चे रट लेते थे. तो आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे रटने, उसमें सर वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, और उसके बाद जो है ना बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट बहुत होती थी. आज हमने जब बच्चे को क्लासरूम में बांध दिया है, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है. अच्छा, बच्चा जो है बाकी जो है स्किल्स एक्वायर करता था. आज के टाइम में दिल्ली के बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, उसमें 80 से 90% दे आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशंस, क्योंकि वो बहुत टाइम से पिछले 2 सालों से घर में बैठे हुए हैं. मिस्टर विक्रमानी, ये करंट प्रॉब्लम है, और ये तो बहुत सारी चीजें जो और सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड है. गुरुकुल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, और सॉरी मैं गुरुकुल का कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहा हूँ, जो हम आज आर्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की, दैट वाज एंटायरली कवर्ड इन द गुरुकुल. और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं हम, आई मीन एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द गुरुकुल सिस्टम. गुरुकुल का मुझे लगता है जो आप कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली वहां पर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल थे, तो बच्चे जो है वो ये सीख लेते होंगे उस तरह का जो लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट करते हुए.
कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को मैनेज करना है और किस तरह से जो है आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज वो सीखते और वैल्यू ऑफ लेबर फॉर एग्जांपल, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये गुरुकुल में सीख जाते थे। जी जी। तो ये भी एक एक्सप्लोर करने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि आपको ये लग रहा है कि जो एम है मैथमेटिक्स एजुकेशन का अगले 25 इयर्स के लिए, जो गोल है वो हम मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड की बात करें, उनके जो थॉट प्रोसेस है, यानी जिसको अभी हमारी अब एनईपी में एक नया वर्ड यूज किया गया है, मैथमेटिकल थिंकिंग। तो मैथमेटिकल थिंकिंग हो उनकी, और उनमें जो है वो राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग और एनालिटिक solving, critical thinking, everything is included in that. Everything is included. Mr. Amit, what is your say on this? That what do you think? Number one, because I started with digitalization. टेक्नोलॉजी ने ओवर पावर किया हुआ है हमारी लाइफ्स को। हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम आती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी में सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर वो जब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उससे एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, फिर वापस उसके लिए नई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, और वो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आप बच्चों को जब मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात करते हो, तो आपके बच्चे जो है वो आपको ये बोल देते हैं कि आप हमें ये चीज क्यों सिखा रहे हो, इसको करने के लिए कैलकुलेटर है, इसको करने के लिए ऐप है, इसको करने के लिए सॉफ्टवेयर है, ही हैज एवरीथिंग इन हिज हैंड, so he does not it does not feel that there is any need to acquire any special kind of skill and to waste time in the schools over those things which can be done by the machines. So what is your view on this? Okay, very nice question. हाँ मैम, क्योंकि अब जैसे आई एम अ गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर, तो अब मैं टेक्नोलॉजी के लिए ऊपर उतना ही काम कर रहा हूँ जितना मैथमेटिक्स में मेरा पैशन रहा है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज, ये आज से नहीं, शायद पिछले 10 साल से या कब से कहते आ रहा हूँ कि जो हम टुडेज मैथ्स जो हम आज जो पढ़ रहे हैं और उसका रेलिवेंस की बात करी जाए, तो शायद आने वाले 10 साल बाद उनकी रेलिवेंस बिल्कुल ना बचे, और शायद वो आपकी जॉब के अंदर जो भी आप ढूंढना चाहते हैं उनमें बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिले। और ये भी हो सकता है कि वो जॉब्स की हम आज बात शायद कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होंगी इन टोरेट सिनेरियो। जैसे सर ने भी कहा, हम 25 साल बाद के विजन की बात कर रहे हैं। सो मे बी इट इज पॉसिबल कि कुछ ऐसी जॉब्स के नाम जो हमने सुने भी नहीं हो, जैसे मैंने भी कुछ समय पहले सुना था एक गूगल में किया और अमेजॉन, वो आइडिएटर नाम से या होते हैं, ये एडॉप्शन स्पेशलिस्ट वो रखते हैं, और उनका काम क्या होता है, वो सिर्फ आइडियाज देते हैं कि किस तरह से हम एक पब्लिक है उनको, या स्टूडेंट्स हैं या जर्नल एक उनको किस तरह से मोटिवेट इंस्पायर कर सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, लाइक दैट। तो उस चीज के लिए क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है, एक तो वो पॉइंट हमारा देखने का है। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उसमें बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। और जहां तक रहा आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, मेरा खुद अपना क्वेश्चन ये रहता है कि हम, अगर मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, तो मुझे जरूरत क्या है लॉग्स को पढ़ने की, या मुझे क्या जरूरत है कि मैं उनको, क्योंकि आज भी सीबीएसई में हमें वो अलाउ नहीं है, एंड आई मीन फेवर ऑफ अलाउइंग माई स्टूडेंट्स कि उनको स्कूल लेवल में ही कैलकुलेटर स्कूल एग्जाम में अलाउ करा जाए। वो ये इस पे बड़े डिबेट पहले भी हो चुके हैं, बट वो अपार्ट फ्रॉम दैट, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ये मानना रहा है कि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करवाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उसके साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो चीज वो यूज कर रहे हैं उसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है। तो जब तक उनको ये नहीं पता होगा, जैसे मैंने कोई फॉर्मूला है, अब मैंने ये पढ़ा था कि कैलकुलेटर के अंदर किस तरह से साइन 35 डिग्रीज है उसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो उनके अंदर साइन एक्स फंक्शंस हैं, वो ऑटो बिल्ड होते हैं, और उनके एक्सप्रेशंस जो होती है, इनफाइनाइट सीरीज जो हैं, जो शायद हमें थाउजेंड्स ईयर को पहले मिली हैं, तो उनके एल्गोरिथम आज भी यूज हो रहे हैं। या रामानुजन ने पाई की वैल्यू निकालने के लिए जो कुछ एक्सप्रेशंस दिए थे, उनकी हेल्प से हमने सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग किया है आज के डेट में, और ऐसे हमने सॉफ्टवेयर और अलग अलग चीजों में इनोवेशंस किया है कि इनफैक्ट कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर रामानुजन की इक्वेशन ने वर्क करा है। रॉबर्ट कैनिगल ने जो बुक लिखी थी, अ मैन हू न्यू इन्फिनिटी, तो उसके प्रीफिक्स में उन्होंने क्लियरली इस चीज के बारे में बताया है। तो जो चीजें मैनुअली हमने पढ़ी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर फिर बाद में सीखा गया, तो चाहे मेडिसिन की इंडस्ट्री हो या कहीं भी हो, तो उनका यूसेज तो बिल्कुल आ रहा है। बट एट द सेम टाइम जब हम मैथमेटिकल थिंकिंग की बात करते हैं,
तो उस केस में सबसे पहले एक सोच होनी बहुत जरूरी है कि हम ये चीज क्यों करना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं, और उसका पर्पस क्या होने वाला है। तो उस केस में जब तक मैं मैनुअल चीजों की बात करता हूँ उसके बिना बात नहीं बनेगी। विरमानी सर ने स्पेशली एक पॉइंट कहा था गुरुकुल का, तो शायद मैं उससे 100% शायद उस चीज में एग्री नहीं होऊंगा। हाँ, वैल्यू एडिड बिल्कुल उसमें हो रहा है, वो चीजें जरूरी हैं, बट हाँ उसी के साथ अगर मैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देता हूँ तो शायद और ही अलग चीजों की हम बात कर सकते हैं ऐसे में। तो 21st सेंचुरी स्किल्स की जब हम बात करते हैं, 4 C's की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, तो इन सबके लिए जो स्टेम की हम बात कर रहे हैं, तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो उन सब का एमलगमेशन वो बहुत जरूरी है। तो उस केस में मुझे लगता है कि बहुत कुछ सोच की जरूरत है। कुछ चीजें एनईपी ने हमें अभी गाइड करा है, जैसे सर ने एनसीएस से स्टार्ट किया था, मैथमेटाइजेशन की हमने बात की है, और अब एनईपी ने 2020 ने हमें बहुत चीजें बताई है, बट उसे अचीव करना शायद एक बिग चैलेंज होने वाला है इन अ बिग पॉपुलेशन एज सच। तो कितना फिजिबल रहने वाला है, और उसके लिए हमारा एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, एज अ जैसे प्रिंसिपल्स हैं और जो जितने भी जनरल पब्लिक है, स्टूडेंट्स, उनका क्या रोल है, तो वो एक बहुत माइन्यूटली लेवल पे डिफाइन होना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है ये बीएड प्रोग्राम्स जो हैं उनके अंदर भी बहुत रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। पर्सनली आई फील के जो मैंने अपने स्कूल लेवल में या बीएड में पढ़ा था, क्लासरूम के फर्स्ट डे में जाते ही सब चीजें भूल गए और वो इतनी शायद यूजफुल नहीं रही थी। तो उस केस में कहते हैं ना, रिवैम्प करने की जरूरत है हमारे करिकुलम। ओके, मैं क्योंकि गुरुकुल शब्द का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसको एक बार नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जी मैम। मतलब गुरुकुल वर्ड शायद इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वो उस कल्पना को छोड़ दूं कि वो पुराने गुरुकुल कैसे होते थे, तो गुरुकुल का अर्थ है कि गुरु का कुल, यानी उसकी फैमिली। सो स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ दैट फैमिली विच बिलोंग टू द गुरु। और अगर अब हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में जो हमारे गुरु हैं वो हर घर का हिस्सा बन गए हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो उनके एक्सटेंडेड फैमिली हो गए हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड 24/7 टू देम थ्रू टेक्नोलॉजी। तो गुरुकुल की परंपरा तो अभी भी वापस आ रही है। तो एनीवे आगे चलते हैं। जो आप अमित कह रहे हैं, आप मतलब हम मानते हैं कि जो आगे आने वाली जॉब्स हैं उसके लिए हम स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, और शायद हमें पता भी नहीं है कि जो जॉब्स हैं वो कैसी होंगी, कैसा नेचर होगा। तो इसका मतलब है कि एक चीज तय है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हर समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दे हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, दे हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव, और लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी सीखने की जरूरत पड़ सकती है। तो लाइफ का कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मोड़ हो, सर 73 इयर्स की एज में सीख रहे हैं। मैंने देखा टीचर्स रिटायर जो हो रहे थे, अपने लास्ट ईयर उनका था, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी सीखी और अपने बच्चों को पढ़ाया कि किसी का नुकसान ना हो। तो आगे चलते हैं। दिनेश जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जो मैथमेटिक्स कंटेंट अभी हम स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं हर लेवल पे ही, क्या उसमें से जो जितना भी कंटेंट है, क्या सबके सब रेलेवेंट है आगे फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में, या कुछ ऐसा है जिसे हमें कहीं डिलीट कर देना चाहिए, कुछ नया अडॉप्ट कर लेना चाहिए न्यू डिमांड्स के साथ? Yes, ma'am. I feel in today's world, na, mathematics has become a subject only for scoring marks. See, when I started teaching in 1993, उस समय हम जो कंटेंट पढ़ा रहे थे और आज जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट लेस देन 50% कर दिया उसको। हम कभी एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करते हैं, आज हम कोरोना वर्ल्ड में जहां हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात तो करते हैं वायरस की, पर एक्सपोनेंट का मतलब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये कहीं हम डिस्कस ही नहीं करते, कहीं बच्चों को बताते ही नहीं है। लॉग की एप्लीकेशन की बात करते हैं, लॉग कहीं सिखाते ही नहीं है। सो द कंटेंट हैज रिड्यूस्ड टू गेटिंग मार्क्स ऑन, इट हैज नो रेलेवेंस विद द डे टू डे लाइफ। जो हमें आगे इंडस्ट्री में चाहिए वो हम कहीं भी टच कर ही नहीं रहे। आज की इंडस्ट्री डेटा साइंस की इंडस्ट्री है, बिजनेस एनालिटिक्स की इंडस्ट्री है, और डेटा की हम बात करते ही नहीं, डेटा हम डिलीट कर देते हैं। 8th क्लास में डेटा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा
और उसके बाद उस डेटा को कहीं परसू नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर होके रह गया बस। तो ये सब चीजें हमें कंटेंट में लानी पड़ेंगी, सो दैट इनकी जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं, जिससे कि बच्चा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, रेडीमेड हो। उसको फिर वहां जाने के बाद फिर 6 महीने साल की ट्रेनिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, और उसको फिर ट्रेन किया जाता है। सो दैट गैप शुड बी ब्रिज्ड। और उसके लिए हमें जो मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इनिशियली था, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। हम हर चीज पढ़ाना चाहते हैं, बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ देना चाहते हैं, उसके डीप में कहीं भी नहीं जाते। सिंपली आपको लगता है कि नहीं, अभी दो चीजें मुझे समझ में आई। एक तो आपको लग रहा है कि कंटेंट हमने कम कर दिया है, पहले से रिड्यूस कर दिया है, और रिड्यूस के साथ आपको लग रहा है कि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट ओनली मार्क्स ओरिएंटेड कर दिया, बस मार्क्स ओरिएंटेड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं असेसमेंट में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की डेप्थ उसमें जो है बढ़े और अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट बढ़ेगा तभी डेप्थ में जा पाएंगे ना हम। लाइक मैं 11th क्लास में ही लेता हूँ, हमने कोनिक सेक्शंस इंट्रोड्यूस किया है बस, और उसको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशंस तक। उसकी एप्लीकेशंस इतनी वास्ट हैं, और हम कहीं भी जनरलाइज करके उसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाते ही नहीं। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चे को बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि आप मेट्रो के नीचे से जा रहे हैं तो पैराबोलिक का वहां दिख रहा है आपको। अब उसको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम उसको ये चीजें बताते ही नहीं है कंटेंट। यानी एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, हम जो भी पढ़ाएं वो कॉन्टेक्सचुअल, यस मैम, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन एंड डायरेक्ट यूज थ्रू टेक्नोलॉजी हो, कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी के बिना तो खैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते अब आगे। तो ये चीजें हैं मैम। ठीक है, आपने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि डेटा ड्रिवन सोसाइटी में है हम। यस मैम। और आगे जाकर के सीखना ही पड़ता है, और जो डेटा जो हैंडलिंग है हमारे यहाँ वो बहुत कम हो रही है, बहुत लोअर लेवल पर ला करके उसको छोड़ देते हैं कहीं ऐसे पॉइंट पर कि आगे बच्चा वो कभी ना तो यूज करता है, ना उसको उसकी सेंस समझ में आती है, और फिर वही ग्रेजुएशन के बाद जाकर फिर दोबारा वो उस तरह की ट्रेनिंग्स लेता है जिससे कि इंडस्ट्री में वो कामयाब हो सके। तो मिस्टर विरवानी, मिस्टर दिनेश ने एक पॉइंट उठाया कि जो हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसकी एप्लीकेशंस नहीं समझा रहे हैं तो जो हमारा पढ़ाना है वो सब व्यर्थ है। और साथ में इन्होंने एक नया टॉपिक भी बोला कि डेटा साइंसेस या डेटा एनालिटिक्स को कहीं ना कहीं हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं इसी के ऊपर आ रही हूँ, और मैं ये पूछ रही हूँ कि कंटेंट की अगर हम बात करें तो हम अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। आप ज्योमेट्री की बात करें, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ज्योमेट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको कहाँ लाइफ में यूज कर रहे हैं। ये अलजेब्रा मैंने कितने लोगों ने जाकर के अपनी लाइफ में मैं एक बीच में बोलना चाहता हूँ। हाँ जी हम ज्योमेट्री रटवा रहे हैं, समझा नहीं रहे। मतलब मैंने ये बाल भारती में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि बच्चों से पूछा कि क्या रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर है, ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा, तो 50 से 60% बच्चों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, स्क्वायर कैन नॉट बी ए रेक्टेंगल। वो दो स्क्वायर को जोड़ेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, मगर वो एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने उनको एक फिक्स्ड नोशन दे दिया कि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, और ये दोनों आपस में मिलते नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं टीचिंग को और टीचर को रीइन्वेंट करने की भी जरूरत है अपने आप को। अब एक टीचर ऐसा बने अपने रोल को चेंज करे। आई एम गोइंग टू कमेंट। मैं डॉक्टर साहब पहले बात कर लें, उसके बाद मैं कहूंगा ना। जी बोलिए। बस मैंने को तो मैं एक्चुअली आई एम गोइंग स्लाइटली बैक। मिस्टर अमित बजाज ने जो है ना मेरा वर्ड गुरुकुल पकड़ा था, उसके साथ उन्होंने कहा आई अप्रिशिएट दैट। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जॉब्स का प्रोफाइल चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, विच वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। बट आई टेल यू कि नेक्स्ट 4 years में वी आर गोइंग टू हैव मोर देन 40 million jobs. But unfortunate part is we are producing job seekers. We are not providing, we are not producing, those who can provide jobs to others. So only mathematics can help you to raise to that level.
extension. So how mathematics can help us that way? आप मुझे एक फील्ड Excuse me, बताएं। just a second. Dr. Abha, please mute कर लीजिए अपने आप को. Okay, please. मुझे आप, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ ना, मुझे तो एक भी इंच ऐसा नजर नहीं आता कि जहां पर मैं ये कहूँ कि मैथमेटिक्स का रोल नहीं है। एक बार ऐसा हुआ है कि मेरी बिटिया ने मुझे कहा था, बहुत छोटी थी, कि मैथमेटिक्स का यूज क्या है, भाई काउंटिंग में काम आती है लाइफ भर। मैं यहाँ से जब निकला तो उस दिन जो है बाहर मुझे फर्स्ट आई सॉ मिल्क वेंडर। मैंने कहा कि विदाउट दैट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट हाउ कैन यू ही कैन सेल मिल्क। जब मैं स्टेयर केस से उतरा तो वहाँ स्टेयर केस पे भी मुझे मैथमेटिक्स दिखाई दिया। सामने जो है जब मैं पार्क में गया तो वहाँ जितने भी मुझे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दिए वहाँ पे सब के सब में मैथमेटिक्स दिखाई दिया मुझे। ठीक है ना। तो मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि मैथमेटिक्स के बिना जो है ना वी कैन नॉट गो फर्दर। मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट which will raise you to make employable youths you can produce। वो बेशक तो आप टेक्निकल साइड में देख लीजिए, बेशक आप नॉन टेक्निकल साइड में देख लीजिए, मैथमेटिक्स हैज गॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि स्टेम की बात तो हम सब लोग करते हैं, अभी मिस्टर अमित ने भी बोला कि जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं उसका जो बेस है वो मैथमेटिक्स है। वहाँ हर जगह साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सब में मैथ्स तो यूज होता ही है, बिना उसके हम नहीं चल सकते। What about the non-STEM subjects? How much mathematics is important for those children who are not pursuing the STEM subjects? Ma'am, unfortunate part is we have imposed mathematics in a different way. We need to change our pedagogy. We need to change our method of teaching. Methodology change करने वाली बात है। जो आपने कहा था ना, mathematical thinking, that has to be brought into. I want people to distinguish, differentiate between knowing and teaching. Unfortunate part is जो डॉक्टर साहब ने कही थी ना बात के, भाई पेजेस देख करके फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ाया था, सेकंड में ये पढ़ाया था, थर्ड में एडिशन का, ये वही चीज। एक्चुअली वी नीड टू डेवलप दैट मैथमेटाइजेशन, जो है ना मैथमेटिकल थिंकिंग वी नीड टू डेवलप। एक अमित जी ने एक और बात कही थी, इन्होंने कहा कि बीएड प्रोग्राम को रैम्प करने की जरूरत है। एक्चुअली नॉट ओनली बीएड, अगर हम पिछले 7 डिकेड्स से देखें तो हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है ना, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, वो चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा। हम एक तरफ तो कंप्यूटर के युग में आ गए हैं। अगर आज आप थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकल करके अगर देखें, हम हरियाणा में जाकर के देखें या और जो आस पास में स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ देखें तो आज भी वहाँ बीएड को मतलब ऐसे लिया जा रहा है जैसे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले पढ़ाया जाता था। जब हम बीएड लेवल पर अगर टेक्नोलॉजी का यूज, डिजिटलाइजेशन हम नहीं सिखा रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ए टीचर हु कम्स आउट ऑफ दैट विल बी एबल टू हैंडल इट। यहाँ हमें अभी चक्कर हो गया है कि प्राइवेटाइजेशन हो गई बीएड कॉलेज की, और उसमें अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग बीएड भी होने लगी है। मतलब ऐसी भी लोग मेरे को मिले हैं कई जगह इंटरव्यूज में, जो कि बिना अटेंड किए उन्होंने बीएड की डिग्री ले ली है और वो टीचर बनने की उम्मीद करते हैं। सर, एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया है मेरे मन में ये बात सुनकर, क्योंकि कुछ अमित ने भी थोड़ी देर पहले बोला, अभी विद्वानी जी ने भी बोला, आपने भी एग्जाम्पल दिया। हम ये बोलते हैं कि हम जो कुछ भी बीएड में पढ़कर जाते हैं, जब क्लास में जाके खड़े होते हैं वो सब हवा हो जाता है, और फिर हम अचानक अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं उस क्लास की नीड्स के अकॉर्डिंगली, और उस क्लास में हमारे सामने कौन बैठा है उन बच्चों के अकॉर्डिंगली। तो अगर सचमुच में ऐसा ही है कि जो टीचिंग है वो हम एक्चुअल फील्ड में जब जा रहे हैं वहीं जाकर के सीख रहे हैं, तो एक समझने की बात यह है कि जो एक्सपीरियंशियल अप्रोच है लर्निंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खाली थ्योरी से कुछ नहीं होता, और यही अप्रोच हमें मतलब सिर्फ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं, हमारी हर चीज की ट्रेनिंग में, हम स्टूडेंट्स को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग की ऐसी ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जरूरत है। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि बीएड प्रोग्राम की भी जरूरत है या नहीं है, क्योंकि अगर फील्ड में ही जाके पढ़ाना है और वहीं पे सीखना है तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा डिजाइन होना चाहिए बीएड प्रोग्राम का, क्या चेंजेस आने चाहिए उसमें एक अच्छे मैथमेटिक्स टीचर को बनाने के लिए? मैम, मुझे लगता है, मुझे आई स्ट्रांगली फील
कि मेजर चेंज इज रिक्वायर्ड देयर। जैसे आप अपने टीचर्स प्रोड्यूस करोगे ना, वही क्लासरूम में जाकर के पढ़ाते हैं। अगर ये हम पहले से टीचर को एक माइंड सेट के साथ टीचर क्लास में जाता है ना, अभी आपने जो मेरे से एक्चुअली इससे पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था, दिनेश जी का जो क्वेश्चन था कि सिलेबस जो है ना, हमने सिलेबस और बुक्स को, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, टीचिंग एंड नोइंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वी नीड टू कोलैबोरेट। वो चीज जो है ना, वी आई थिंक वी डीपली नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि एक तो आपके पास सिलेबस है, एक किताब है, इन दोनों को मर्ज कर दो। जब तक हम बीएड करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप क्लासरूम के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आप इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर ही नहीं सकते। मैंने एक बेसिक सवाल पूछा था बीएड के अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में, मैंने भी कॉरेस्पॉन्डिंग से की थी, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने कहा कि मैम आप मुझे ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते जैसे मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ऐसे पढ़ाऊं। I didn't get the right answer, appropriate answer, suitable answer, which I mean, honestly I expected. Dinesh, you wanted to say something, Mr. Dinesh, बताइए। मैम, इसमें मैं तो एक चीज बोलूंगा कि जैसे हम स्कूल लेवल पे ही कैटेगराइज कर देते हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, अदर प्रोफेशंस करना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए कितने बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? आज की डेट में you won't get more than 10 to 20%, or not even 20, 10%. You are very optimistic if you are saying कि 20%. 10% बोल रहा हूँ मैं तो। 4 to 5% भी नहीं है। Yes. And 50 to 60% teachers who are in profession are accidental teachers. So आप accidental teachers से expect करते हो कि वो बहुत अच्छे students और बहुत brainy चाइल्ड्स को डेवलप कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक वी आर ओवर एक्सपेक्टिंग। मैडम, मैं शेयर करना चाहूंगा कि फिनलैंड अपने टीचर्स को कैसे रिक्रूट करता है। जी छोटा सा कंट्री है, एजुकेशन में सबसे इस समय टॉप पर गिना जाता है। जी सर। वहां पर एक तो ये कि आईएएस की तरह का एक एग्जाम होता है, और उसमें पहला एग्जाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि वो एप्टीट्यूड उसका टीचिंग में है कि नहीं, और टीचर के बनने के लिए जो और वैल्यूज हैं, क्या वो कंपैशनेट है कि नहीं, क्या वो उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है कि नहीं, इस तरह की जो वैल्यूज हैं जो टीचिंग में शायद मदद करती हैं, वो सब भी चेक की जाती है। वंस दैट पर्सन इज passes through that, only then he goes through a rigorous course of training of 4 years, और 4 साल के बाद भी उसको ना ट्रेनी टीचर लगाया जाता है, ना कि टीचर। और जब वो 2-3 साल ट्रेनी टीचर्स के तौर पे जब कंफर्म हो जाता है कि अब ये टीचर बनने लायक है, ठीक पढ़ा रहा है, तो उसको टीचर अपॉइंट किया जाता है। और वहां पर फिनलैंड में टीचर की रिस्पेक्ट कितनी है कि कोर्ट के अंदर जज के सामने सिर्फ टीचर को ही कुर्सी मिलती है बैठने को, और किसी को नहीं मिलती। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि कंट्री छोटा सा है, मगर वहां टीचर की वैल्यू क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सर, हमारे यहाँ भी टीचर्स की यही वैल्यू बने, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है, क्योंकि सबने एक बात मानी है, एवरीबडी इज एम्फसाइजिंग ऑन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय टीचर्स? अगर वो मैथ्स के टीचर्स बनना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं वापस हम मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आ जाते हैं जनरल एजुकेशन की बजाय, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैनवस हो जाएगा, तो मैथ्स पे ही फोकस करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो एक मैथमेटिक्स का टीचर है उसमें क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, और फिर उसको कैसे पॉलिश हम करें? मतलब सबसे पहले तो हम उसकी मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज और मैथमेटिकल स्किल्स की बात करें। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज यू फील? सो आई वांट टू नो दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हाँ जी मैम, मेन तो एक ऑब्वियसली एक पॉइंट तो आपने रख ही दिया है कि भाई उसकी कंप्यूटेशनल स्किल्स जो होते हैं, कैलकुलेशंस उसकी हैं, वो फास्ट होनी चाहिए। बस साथ में लॉजिकल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की, और एक रीजनिंग,
ये जो अप्रोच जो हम बोली जाती है वो बहुत जरूरी होता है। तो सिर्फ एक होता है कि मैंने इंटीग्रेशन के बहुत टिपिकल क्वेश्चंस को सीख लिया और वो मैंने क्लासरूम में पढ़ा दिया और बच्चों के नंबर आ गए 100%, तो उससे काम चल रहा है, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, बच्चे, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ये जो हमने जो स्किल सेट्स की बात करी, जो बेसिक स्किल सेट्स हैं, कंप्यूटेशनल वाला जो हो गया, और एक जो नॉलेज की और प्लस में पेडागॉजीज ऑफ मैथमेटिक्स है, उनके बारे में भी जानना, जो हम शायद कुछ बीएड प्रोग्राम में बात तो करते रहे हैं, पर उसके बारे में जानना भी हमारे सब टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। और जो रिसर्च एक्चुअल में मैथ्स की फील्ड में हो रहा है, उस सब चीज, जैसे भी सर ने फिनलैंड का एग्जांपल दिया है, तो इस तरह के क्या एग्जांपल्स अगर हमें एज अ टीचर अगर जनरल कम्युनिटी को प्रोवाइड करे जाएं कि मैथ्स में दूसरी कंट्री में इस तरह का काम हो रहा है, तो उनसे हम, उनके इन सर्विस प्रोग्राम से हम क्या सीख सकते हैं, और उस तरह के स्किल सेट को अपने टीचर्स में डेवलप करा जाए। और स्पेशली जैसे मैंने देखा, एक मेरा हमेशा से कंसर्न ये रहा है, पैंडेमिक में सबसे ज्यादा हुआ वेबिनार्स का है, देयर इज अ बम्बार्डिंग, वो एवरीडे देयर आर 4 वेबिनार्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं, बट उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मैथ्स टीचर्स के लिए हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि मुझे एज अ फ्रेशर हूं मैं, या मेरे को 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, बट हो सकता है कि जिस वे में मैंने एक डिफरेंशिएशन को परसीव करा है, उसको पढ़ाने का तरीका, उसके लिए स्टार्ट करने का, उसके एग्जाम्पल थोड़े बेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उस चीज में उनके लिए जो इन सर्विस प्रोग्राम हों कि मैथ्स के टीचर के लिए, जैसे मान लीजिए धर्म प्रकाश सर हैं या और जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, वो आए और वो इस तरह के टीचर्स को स्पेशल सिर्फ एक टॉपिक बताएं, लिमिट्स का टॉपिक उठाया, उसके ऊपर वो 1 आवर का 2 आवर्स का सेशन स्प्लिट करते हुए चंक्स और बिट्स के अंदर वो दिया जाए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अपनी लेसन प्लानिंग कैसे करनी है। तो वो कॉन्सेप्ट्स चाहे मेरे बेटर क्लियर भी हैं, बट हो सकता है जो मेरी एक अपनी नोशन बन चुकी है किसी कंसेप्ट को लेकर, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, मे बी नो वन इज देयर टू चैलेंज। तो उस तरह के चैलेंजिंग सिनेरियो सिचुएशंस भी हमारे सामने होने चाहिए, टीचर्स के टेस्ट होने चाहिए, हर साल होने चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस मैं अपना मानता हूँ कि मेरी नॉलेज आप हर साल चेक करिए, मेरा टीचर के जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएं। आप बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं अमित जी। आते हैं अभी उसके दूसरा एस्पेक्ट पर भी आते हैं। दिनेश, मिस्टर दिनेश कुछ कह रहे थे शायद। मिस्टर दिनेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम बेसिकली मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। मैथमेटिक्स टीचर्स को हर स्कूल में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रखा जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट है, वो कैलकुलेशंस कर लेता है, वो मैनिपुलेट कर लेता है, वो बच्चों को भी मैनेज कर लेता है, मार्क्स भी अच्छे ले आता है। सुनो, एक मिनट, आपने 2 शब्द इस्तेमाल कर दिए, एक कैलकुलेशन और दूसरा मैनिपुलेशन। कैलकुलेशन में तो प्रिसीजन है, लेकिन मैनिपुलेशन में तो प्रिसीजन नहीं है। तो मैनिपुलेशन मैथमेटिक्स टीचर ही मेंट मैन्यूवरिंग, नॉट मैनिपुलेशन एक्चुअली। हां, मैन्यूवरिंग बच्चों को भी सेटिस्फाई कर लेता है और मैनेजमेंट को भी सेटिस्फाई कर लेता है, तो उसको हर तरह से बर्डन किया जाता है। ओके, मिस्टर विरमानी, व्हाट इज इसमें देखिए रोल ऑफ टीचर में ना, फर्स्ट थिंग इज जो धर्म प्रकाश जी ने कहा था कि सर ने ये जो कहा था बड़ा अच्छा कहा था, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू टीच मैथमेटिक्स। जो हम पीछे बात कर रहे थे बीएड में, उसमें भी अनलेस यू हैव एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, बेटर नॉट टू कम फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, मेरा ऐसा मानना है। सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्किल। अब एक बंदे को खुद को आता है, इफ यू फेल टू डेवलप इन अदर्स दैट मैथमेटिकल स्किल, देन इट्स ऑफ नो यूज। अगेन अगर मैं इसको देखूं तो वही एटीट्यूड वाली बात आ जाती है इसमें भी, या कम्युनिकेशन स्किल्स की। Yeah, sir. Basically, it is communicating that how you can deliver. What you know is not important. What you can deliver, that is important in teaching. Yes, and another point is teacher himself should start thinking mathematically. When you start thinking mathematically, only then you can inculcate in others this. Use of inductive and deductive reasoning is also very important. अभी जब ये हमारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टीचिंग स्टार्ट हुई, और साथ में खाली टीचिंग लर्निंग नहीं, ऑफ कोर्स असेसमेंट भी उसका हिस्सा था, तो बहुत सारे टीचर्स की एक शिकायत थी कि हम क्वेश्चंस देते हैं
और बच्चे उसको कहीं ना कहीं से कॉपी करके ले आते हैं। तो इसका मतलब है क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नेट के ऊपर अवेलेबल है, सो दे आर एबल टू गेट द सॉल्यूशंस फ्रॉम सम प्लेस, वो उसको कॉपी करते हैं, हमें उतार करके भेज देते हैं। अब मैं एज ए टीचर ये समझना चाहती हूँ कि क्या हमारी कैपेबिलिटी नए क्वेश्चंस को बनाने की खत्म हो गई है? क्यों हमारे क्वेश्चंस के आंसर नेट के ऊपर उपलब्ध हैं? तो हमने अपनी मतलब ये टीचर्स को एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हम अपनी क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज को क्वेश्चन पूछने की कैपेबिलिटीज को कैसे इनहेंस करें या रिन्यू करें। तो कैसे कैसे नए क्वेश्चंस पूछें और कैसे बच्चों को भी ट्रेन करें कि वो नए से नए क्वेश्चंस वो भी बनाएं। तो ये एक और भी बात है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना डेली लाइफ में हमें पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड आते हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मगर उस तरह के क्वेश्चंस हम बनाते नहीं है। नीट और क्लीन क्वेश्चन बनाते हैं जिसका एक आंसर है या दो आंसर है, और पॉसिबिलिटीज के ऊपर कभी बात नहीं। मैम मैं याद दिलवाना चाहूंगा 2016 का सीबीएसई का पेपर जो लोकसभा से लेकर गया था, और उस साल का पेपर 2015 सर 15 सॉरी। तो वो यही था उस समय के क्वेश्चंस। एक्चुअल में जो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जहां तक मेरी नॉलेज में कम से कम पिछले 25 सालों में शायद सीबीएसई के अंदर ऐसा पेपर नहीं बनाया गया था, क्योंकि उसमें अनसीन क्वेश्चंस थे, वो किसी बुक्स में अवेलेबल नहीं थे, और शायद गूगल करते तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो उसमें वो यही हो गया, क्योंकि द वे वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, द वे स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, वो कोचिंग ट्यूशंस पे जा रहे हैं किस वे में, वो कैसे भी, जितनी रेफरेंस बुक्स हैं चाहे एनसीईआरटी, तो हर एक वे में वो उसी तरह का चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो वो अगर आप थोड़ा भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द चेंज, ऑफ कोर्स चेंज बिल्कुल नियति है और होना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज एकदम से रातों रात कर दिया जाए, कि हमने 2014 में डिसाइड करा कि चलो चेंज करते हैं, कुछ नया करते हैं इसी चीजों को, और 2015 में वो चेंज हुआ एंड एवरीवन नो कि क्या उसमें सिचुएशन रही। नहीं हमें तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि चेंज के लिए ना हम हमेशा ऊपर देखते हैं, हम अंदर नहीं देखते। वी डोंट सी आवरसेल्व्स। चेंज लोअर क्लासेस से क्यों नहीं आ सकता, प्राइमरी से क्यों नहीं आ सकता? मैम इसमें मैं एक चीज क्यों और सीबीएसई के नहीं क्यों हम बोर्ड के पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी चेंज के लिए? इफ वी ऑल फील कि इस तरह का चेंज आना चाहिए, तो हमें पहले अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करें, अपनी पेडागोजीज को चेंज करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें, और फिर अपने कुलीग्स को इन्फ्लुएंस करें। तो धीरे धीरे करके मतलब मुझे लगता है कि चेंज आएगा, और हर एक में इमेंस पोटेंशियल है वो चेंज लाने का। गलती ये हो जाती है कि हम छोड़ देते हैं ऊपर वालों पे। मैम इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा मैम, सॉरी मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। 2015 के पेपर की बात चली है तो ज्यादातर क्वेश्चंस अनरूटीन क्वेश्चंस थे विच वर नॉट रेगुलरली आस्क्ड इन द सेम पैटर्न। अब हमने बच्चों को तो प्रिपेयर किया नहीं उसके लिए, और हमने उससे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए। तो यही तो मजेदारी वाली बात है, कोरोना के लिए प्रिपेयर थे क्या सारे? नहीं, अचानक आ गया ना। तो हमारा तो डिस्कशन का मुद्दा ही ये है कि हम इस बात में तैयार रहे कि अचानक कुछ भी आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये कि जैसे आप तो पूछते हैं 5-3 वो एक डेफिनेट आंसर है, उसमें था कि आप यू टेल मी द क्वेश्चन जिसमें टेल मी द क्वेश्चन जिसका आंसर 5 आए। तो अब जो 7-2 कह रहा है वो भी ठीक है, 8-3 कहने वाला भी ठीक है, एंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वर देयर। उस पेपर की एक ही खासियत थी मेरे ख्याल से। बहुत सारे अमित आपको याद होगा इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन थे। नहीं 3-4 क्वेश्चंस नहीं थे ओपन एंडेड, मुझे याद है 3-4 क्वेश्चन थे मैम, एक आध क्वेश्चन में ही था। पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे उस पेपर का एनालिसिस करने के लिए कहा गया था, और मैंने एनालिसिस करने का एक इनडायरेक्ट मेथड ढूंढा था। वो इनडायरेक्ट मेथड ये था कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं दिए थे, मैंने डिफरेंट स्कूल्स के, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल भी थे, सेंट्रल स्कूल भी थे, नवोदया भी था और पब्लिक स्कूल भी थे, उनके टीचर्स को बुलाया और वो पेपर और उसके साथ में कोई और पुराना पेपर दे दिया कि आप बस मुझे इन दोनों का एक डिफिकल्टी लेवल चेक करके बता दीजिए कि क्या है। ईयर भी नहीं बताया था कि कौन सी ईयर के पेपर है। तो रेंडमली उनको दिए थे,
और उन्होंने जो लास्ट कंक्लूजन निकला वो हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेपर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कहीं किसी नतीजे पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि पेपर का तो हमेशा होता है जो पेपर में मुझको बैठना है, जिसमें मैं कैंडिडेट हूं, वो ही मुश्किल है। Yes, ma'am, that is true. तो इसलिए पेपर के मुद्दे पर हम ना ही बात करें तो अच्छा है, लेकिन हमें बात ये करने की जरूरत है कि हमारे जो असेसमेंट करने के तरीके हैं उनमें कैसे बदलाव आए, कि जिस क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग की, वो बचपन से ही डेवलप हो बच्चे में। नहीं, और वो असेस भी हो, और वो असेस भी हो, और वो एक नंबर की तरह असेस ना हो, हाँ, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, बल्कि वो ये कहें, हम कहीं कहें कि ये बच्चा क्रिटिकली एक प्रॉब्लम को देख पाता है और कंप्रीहेंड कर पाता है, ये बच्चा अभी सीख रहा है क्रिटिकली सोचना। इस तरह की मुझे लगता है असेसमेंट में भी चेंज आने की। और एक और चीज भी है कि अभी जब हम लोग मैथमेटाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल थिंकिंग की भी बात कर रहे हैं, एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है हमारी, जो हमारे लाइफ के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो हमारे क्लासरूम एक्सपीरियंस है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस हैज बीन नाउ सीन, इट इज ऑब्जर्व। ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, सारे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है कि जो एजुकेशन वर्ड है वो डिफरेंट है आउटसाइड वर्ड से। जो हम क्लासरूम में करते हैं, जब हम क्लासरूम के बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उससे अपोजिट हमसे एक्सपेक्टेड होता है। आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपने एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ा है, आपको एक टिपिकल एल्गोरिथम सिखा दिए गए हैं, आप उस एल्गोरिथम को उन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द आंसर एंड यू फाइंड जॉय इन दैट कि मुझे ये आंसर मिल गया, और अब आपको पता है कि मुझे यही आंसर जो है वो रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में। जब आप बाहर जाते हैं तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वहां आपको नहीं पता होता कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। यू आर forced into you are thrown into a challenge, और वहां उस चैलेंज को देख करके यू स्टार्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन के हिसाब से फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अब मुझे इसको अगर हैंडल करना है प्रॉब्लम को, तो मुझे ये वाली टेक्निक्स अडॉप्ट करने की जरूरत है, शायद ये नया सीखना पड़ेगा, या ये स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। आप बार बार ट्रायल एंड एरर से सीखते हो, आप बहुत सारे इटरेशंस करते हो, आप बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करते हो, एंड देन यू रीच टू द कंक्लूजन, एंड देन यू आल्सो ट्राई टू फाइंड बेस्ट सोल्यूशन। सो जो लर्निंग जो बाहर की दुनिया में हो रही है वो बिल्कुल अलग है, और वर्क प्लेस पे यही हो रहा है। जबकि स्कूल में सब कुछ फिक्स्ड है, हमने हर चीज को फिक्स करा हुआ है कि पढ़ना भी इतना ही है, सीखना भी इतना ही है, और असेसमेंट में भी इतना ही जाना है। आप 100 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते और 0 से कम स्कोर नहीं कर सकते, सब कुछ फिक्स है यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना है, तो हम क्या ऐसा करें स्कूल में? फ्यूचर रेडी वो कब बनेगा अगर हम इस एल्गोरिथमिक अप्रोच के साथ ही चलते रहेंगे स्कूल में? तो बच्चे को हम 3 घंटे में इवैल्यूएट ना करें। साल भर पढ़ाने के बाद सिर्फ 3 घंटे उसको जो है ना इवैल्यूएट करने के लिए काफी नहीं है। ये जो हमारी अप्रोच जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म की, ये बहुत अच्छी है कि यू ऑब्जर्व द चाइल्ड थ्रू आउट। उसमें क्लासरूम डिस्कशंस हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, उनको हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, उनको भी वेटेज दिया जाए, और सब्सटेंशियली, नॉट कि भाई ऐसे 10% या 15%, और अनफेयर मीन्स जो अब प्रैक्टिकल जैसे हो रहे हैं उसको मतलब कि थोड़ा सा उसकी शेप चेंज करने की नीड है मेरे ख्याल से। आप और मैम दूसरा रैट रेस फॉर मार्क्स भी थोड़ा वो हो ना, बिकॉज एवरी लेवल पे, जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे इंस्टेड ऑफ मार्क्स, वहां पर भी आपको एप्टीट्यूड के बल पे एडमिशन मिले ना, तो ये रैट रेस थोड़ी कम होगी। अब हर आदमी पढ़ता, हर बच्चा पढ़ता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे 95%, 98% चाहिए ही चाहिए, तो वो एल्गोरिथम काम आता है उसको। अगले साल से मैंने सुना है कि अब तो एंट्रेंस एग्जाम होना है, तो हाँ रैट जी, रेस हाँ, कम होनी चाहिए। तो जब एंट्रेंस होगा तो रैट रेस कम होगी, वहां पे भी एप्टीट्यूड हो ना, एप्टीट्यूड के उस पे ही मिलेगा एडमिशन, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हम जैसे सर बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स, और विरमानी सर ने भी बोला हर चीज पे, तो इंस्टेड ऑफ दैट asking a child to write an exam of 3-hour exam for the whole year what we have taught, उसको हर मंथ या हर क्वार्टर में हम उसको चेक करें कि वेयर द चाइल्ड स्टैंड्स, एंड देन वी कैन बिल्ड अपॉन दैट। मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको क्या लगता है कि
कैसे स्कूल में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, किस स्टेज पर होना चाहिए, किस तरह के चैलेंजेस स्टूडेंट्स को देने चाहिए कि उसको मॉडल कर पाए, मैथमेटिकल मॉडल उसका तैयार कर पाए। मैम इस रेफरेंस में मैं एक और चीज बोलूंगा, हम पहले बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाते थे कर्व स्केचिंग, वो बहुत बढ़िया टॉपिक होता था, उससे ना बच्चे को बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते थे कर्व स्केचिंग में, उसको सिमेट्री भी पता चलता था उसको, जबकि सिमेट्री वो 8th क्लास में पढ़ के आया है, और आज की डेट में आप 11th के बच्चे से भी पूछोगे व्हाट इज सिमेट्री तो वो बता नहीं पाएगा। एक फंक्शन दे दो उसको, पूछो सिमेट्रिक है वो नहीं बता पाएगा। सो कर्व स्केचिंग से बहुत सारे टॉपिक्स का एप्लीकेशन पता चलता था। तो इस टाइप से हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा बच्चों को फंक्शंस के थ्रू या मैथमेटिक्स के थ्रू, डे टू डे लाइफ को कैसे एक्सप्लोर करें, और उसी में बच्चे का फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड भी चेक होगा। हमें तो आप क्या कह रहे हैं कि कैसे एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इन्वेस्टिगेशन, ये अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस करें? मैम इसमें कोई सही और गलत आंसर नहीं है कि राइट एज इसकी क्या होनी चाहिए। पॉसिबली मैं तो मानता हूँ शायद क्लास 4th का स्टूडेंट भी या 5th से भी अगर हम बात शुरुआत करते हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब सिर्फ हम एक यहाँ कोई 3D सिमुलेशंस की एक तो बात नहीं सिर्फ कर रहे हैं, ना ही हम ऐसे हैं कि उन्हें क्ले मॉडल बना रहे हैं या उन चीजों के अंदर मैनिपुलेटिव सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ एक आइडिया जो मेरी अपनी परसेप्शन जाती है कि जैसे मान लीजिए रेलवे मेट्रो ने अपना कुछ प्रोजेक्ट करा, कुछ काम किया है, तो अगर स्टूडेंट्स को मैंने ये गाइड करना शुरू करा कि रेलवे मेट्रो का काम शुरू हुआ, उसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व हुई होंगी, तो उसके ऊपर के एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा गया कि दिल्ली के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, इस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, तो देयर इज अ नीड। तो नीड पहले डिफाइन हमने किया, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या प्रॉस और कॉन्स हो सकते हैं, क्या मुझे किस किस डिपार्टमेंट से जैसे एनजीटी हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके क्या कंसर्न है, उनके साथ क्या हमारा कोलैबोरेशन, क्या क्या उसमें पेपर वर्क रहेगा, और उसमें कहाँ ऑब्वियसली मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है। तो मैथ्स तो उसका एक डाटा कलेक्शन की बात हो रही है, तो डाटा कलेक्शन हुआ, डाटा एनालिसिस करा, फिर उसकी रियल लाइफ, फिर हम मॉडलिंग, चाहे वो सॉफ्टवेयर से बिल्कुल वो पॉसिबल हो सकती है, सिमुलेशन के आजकल बहुत मॉडल्स अवेलेबल है, वो फिर धीरे धीरे हायर लेवल पे आ जाता है, मे बी वो शायद 11th एंड 12th ग्रेड के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट को, और उसको हम हायरार्की के हिसाब से ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो एक ये एग्जांपल, जैसे या मैं सोचता हूँ एथलेटिक्स, हम ओलंपिक्स में अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि इंडिया का एम है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में हमें कम से कम 8 या 10 गोल्ड मेडल चाहिए। तो उसके एथलेटिक के अंदर किस तरह से जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका और कंट्रीज के उनकी कैसे तैयारी करी गई है उनको स्टडी करा, फिर उनके अकॉर्डिंगली हमने अपने प्लेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें सारा डाटा एनालिसिस किया जा रहा है, उसकी रियल सिमुलेशन और मॉडलिंग किया जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी लेवल से इसको बिल्कुल इनिशिएट किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी, कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट है उसमें अगर ये साइंटिफिक अप्रोच और एल्गोरिथमिक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, तो बच्चा जो है वो धीरे 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 करके वो प्रॉब्लम को वो समझेगा, फ्रेगमेंट करके छोटे छोटे पार्ट्स में, और स्टेप वाइज जो है ही विल बी एबल टू मूव। यस, एब्सोल्युटली। गुड। और एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर नाउ रीचिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट काइंड ऑफ चेंज यू एक्सपेक्ट इन द टेक्स्ट बुक्स? क्योंकि अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, हम मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, हम चैलेंज, वी कैन से चैलेंज बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपने वर्ड ये यूज नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली आप सबने कहा कि उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स एम्बेडेड होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि टेक्स्ट बुक की जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या कैसे चेंजेस होने चाहिए? क्वेश्चन टू मी मैम, मैंने आंसर करना है? प्लीज प्लीज आप, हाँ आप सब कर सकते हैं आंसर। ओके सो इसका आंसर मैं धर्म प्रकाश सर से सुनना चाहूंगा, बिकॉज़ हम टेक्स्ट बुक सब यूज करते हैं। जी मैम मेरा मानना पर्सनल, मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, अब वो चीजें हम स्कूल लेवल में कभी नहीं पढ़ा रहे हैं, और एट द एंड हमारा पर्पस एजुकेशन का जो है, चाहे इंडियन स्टैंडर्ड बनाओ कि अल्टीमेटली मुझे अच्छी जॉब मिले, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हो, और उस जॉब के अंदर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अब उस चीज के लिए
हम बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। मैंने बच्चों को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सिखा दिया, बट उसकी रियल वर्ड एप्लीकेशन में कहाँ पर ये लोन के कॉन्सेप्ट्स हैं, या जब हम अप्लाइड मैथ्स में, ठीक है कुछ चीजें अभी स्टार्ट हुई हैं ग्रेड 11th में ऐसे करते हुए, बट अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स ने 10th के बाद मैथ्स को छोड़ दिया तो उनके पास तो वो ऑप्शन ही नहीं रहती हैं। तो मेरा मानना है कि जो एक कमर्शियल मैथमेटिक्स है, जो शायद कभी पहले पढ़ाया जाता था, मुझे लगता है कि रिड्यूस ना करके ये चीज कुछ हमें वाकई ही रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये स्टूडेंट्स को पढ़ानी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं या स्टॉक मार्केट है, कुछ बेसिक्स आइडिया इनका दिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अमित एक समस्या वहां पे भी रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम 8th क्लास में पढ़ा देते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी ने उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करी। अब जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आने लगी है और ये सिखाया जाने लगा है कि बच्चे इस बात को समझें कि प्रॉफिट जो है वो भी दो तरह का होता है, एक शुभ लाभ और एक अशुभ लाभ। हमेशा जो है वो शॉर्टकट लाइफ में जरूरी नहीं है पैसा कमाने के लिए। अगर आप धीरे धीरे करके सेविंग कर रहे हैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है, कैसे आपकी मनी कंपाउंड हो रही है, तो you can see that even the small amount of money saved consistently is going to turn into a big amount at the right time when you require this. लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, लेकिन अब जब मैं नए यंग बच्चों से सुनती हूँ कि उन्होंने कैसे इसको अप्लाई करना सीखा, कैसे वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ या पीपीएफ में पैसा लगाओ या कहीं पे भी एफडीज करवाओ, तो किस तरह की बातों का ध्यान रखो, तो मुझे लगता है कि ये कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जब भी हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो मेरा सबमिशन यही है कि एक ये अप्रोच हमें लेकर कहीं ना कहीं आनी पड़ेगी, चाहे वो टेक्स्ट बुक के थ्रू आए, चाहे वो हमारी क्लासरूम लर्निंग के थ्रू आए, चाहे वो हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के थ्रू आए, कैसे भी हम उसको क्लास में लाएं कि जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कल ही अभी हमसे किसी ने डिस्कस किया कि वो जो आप खाते हैं लेज चिप्स खाते हैं जो एयर टाइट उसमें आते हैं, पैकेट्स में आते हैं। अब वहां पर वो जब एयर टाइट पैकेट्स बनते हैं तो तब भी एक समस्या रहती है कि उसमें कितना एयर और कितना चिप्स हो। और उसके बाद प्रिंगल ने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि उन्होंने शेप जो है उन्होंने मैथमेटिशियंस को इन्वॉल्व किया, और वो जो शेप है सिलिंड्रिकल जो उनके बॉक्सेस हैं वो इस तरह के हैं कि ना तो नीचे वाले चिप्स दबे, ना ना एयर की जरूरत पड़े, क्योंकि एयर का भी पर्पस यही था कि वो चिप्स ब्रेक ना हो। तो ये जो एक इस तरह की अप्रोच है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने बच्चे लाइफ में सीखें, तो उसी सेंस में बस मैं जानना चाहती कि आपको क्या लगता है कि टेक्स्ट बुक की अप्रोच कैसे चेंज होनी चाहिए? मैम मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि बच्चा एक 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकले शुड बी एबल टू कैलकुलेट हिज टैक्स एटलीस्ट। तो टैक्स कौन पढ़ाएगा? क्या हम ये सोचते हैं कि बच्चा जब पढ़ के निकलेगा उसके बाद वो अपने आप टैक्स निकालना सीखेगा? अगर वो एक अपनी कार के लिए अपने हाउस के लिए लोन लेता है, उसको इंस्टॉलमेंट कैसे पे करनी है, व्हाट इंटरेस्ट, वो हम एक्चुअली कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो है ना एम्फेसिस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एट द लेवल 11th एंड 12th, आई एम टॉकिंग ऑफ बेसिक लेवल। आपने मैथमेटिक्स मॉडलिंग की बात की है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज, जब कोई नई चीज आती है ना, जब आप प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो मतलब कि पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने तो देखा है कि यहाँ जो है ना शॉप्स पे भी वो है लिखने वाले भी फिक्स है, प्रैक्टिकली कॉपी भी आपको लिख के देते हैं, जो चिपकाना है वो भी चिपका के दे देते हैं, मॉडल्स भी बना के देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। उसके लिए माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, वो चेंज होगा टीचर के पास। आप पहले टीचर को ट्रेन करो, उसके बाद इट विल पर्कुलेट टू द स्टूडेंट। दिनेश, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि आपको क्या लगता है कि कितना हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स या बायोग्राफी ऑफ द मैथमेटिशियंस, ये सब चीजों को कितना एम्बेड करने की जरूरत है हमारे करिकुलम में? मैम ये चीजें मोटिवेट करने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, बट प्रॉब्लम वही है ना कि अगर टीचर खुद ही मोटिवेटेड नहीं है तो इनको पढ़ के कैसे मोटिवेट होगा? वो इनिशियली टीचर ही नहीं बनना चाहता था, बाय फोर्स टीचर बना है, सर्कमस्टांशियल टीचर है, तो वो कैसे मोटिवेट होगा? सो बेसिक आइडिया इज अगेन टीचिंग सिलेक्शन प्रोसेस को रिवैम्प करना पड़ेगा हमें,
हमें ऐसे मोटिवेटेड टीचर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा या ऐसी मोटिवेशन डालनी पड़ेगी कि बच्चा 10th के बाद 11th के बाद ये सोचे कि मैं टीचर, एक करियर ऑप्शन बने उसके करियर ऑप्शन पे, तब हम इस सिस्टम को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब तक उसके करियर ऑप्शंस में टीचिंग भी एक प्रोफेशन नहीं होगा ना, तब तक मैं नहीं सोचता कि किसी भी कंटेंट से या किसी भी पेडागोगी से कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। तो चलिए, मतलब मुद्दे बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कहीं पे भी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन ये है कि बात बराबर होते रहनी चाहिए, और खासकर से वो लोग जो उस सिस्टम का हिस्सा है वो उसको जरूर सोचते रहे, और सोचने के बाद अगर किसी भी कोई ऐसा उनको लगता है कि वे आउट है तो उसके वो लोगों तक स्प्रेड भी होना चाहिए, पहुंचना भी चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमें मैथमेटिक्स टीचर्स को क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए कि आपने ये टॉपिक क्यों ऐड किया, क्या हुआ, क्या आपको लगता है ये इसको पढ़ाने से क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम टीचर्स पूछते रहेंगे तो शायद जो करिकुलम मेकर हैं, टेक्स्ट बुक मेकर्स हैं, वो भी अपनी टोज पे रहेंगे। जी सर, क्वेश्चन तो हमें पूछने पड़ेंगे, और वो हमें ही पूछने पड़ेंगे जो फ्रंट लाइन में फेस करते हैं सिचुएशंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। Thank you very much to all of you for joining and for joining at the